हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज लागत की अवधारणाएं और लागत वक्र पर बात करेंगे। देखिए, लागत जो शब्द है वो सामान्य भाषा में भी आप जानते हैं कि एक जो प्रोडक्शन किया जाता है उस उत्पादन में कुछ साधन लगते हैं, है ना। और जो साधन लगते हैं उन साधनों का कुछ कीमत चुकानी होती है। ठीक है, वो जो कीमत चुकाई जाती है वही एक्चुअली लागत होती है। ठीक है, पर हम इकोनॉमिक्स में इसको बहुत ही वाइडर पर्सपेक्टिव में इसकी बात करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लागतों को देखने की कोशिश करते हैं। एक कॉन्सेप्ट हम देखते हैं जिसको हम कहते हैं वास्तविक लागत। वास्तविक लागत से अर्थ ये है कि कोई भी जो एक उत्पादक होता है वस्तु के निर्माण में, वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे किस्म के श्रम करता है, परिश्रम करता है, प्रयास करता है और निर्माण में जो भी पूंजी की बचत के लिए जो प्रतीक्षा करता है, संयम रखना होता है, ये सारे जो प्रयास और जो त्याग वो करता है उसको हम मिला करके वास्तविक लागत कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक उपभोक्ता एक उत्पादक जो उत्पादन करता है उसमें अपनी पूंजी लगाता है, तो पूंजी को भविष्य के लिए इन्वेस्ट कर देता है, तो एक तरह का एक त्याग करता है। फिर स्वयं का श्रम लगाता है, फिर संयम रखता है, फिर धैर्य रखता है कि उत्पादन होगा, फ़ायदा होगा, लाभ होगा, है ना, ये सब बातें। तो ये सब हम वास्तविक लागत के रूप में इनको हम डिफ़ाइन करते हैं। फिर एक और वर्ड का हम यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं वैकल्पिक लागत या अवसर लागत। अवसर लागत जो कि बहुत इम्पोर्टेंट एक फैक्टर मानी जाती है। अवसर लागत का अर्थ ये होता है कि जो पर्टिकुलर पूंजी, मान लीजिए एक उत्पादक के पास 1 लाख रुपया है, ठीक है, और वो उसको बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, उसका निवेश करता है। ठीक है, लेकिन अगर वो निवेश नहीं करता तो बैंक में रख सकता था, और बैंक में हो सकता है उसको 6% का ब्याज मिलता। तो जहाँ उसने निवेश किया वहाँ उसको अगर 6% से ज़्यादा कुछ मिलेगा तभी वो वहाँ इन्वेस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास सेकंड बेस्ट ऑप्शन है बैंक का, जो कि 6% ब्याज मिल रहा है। तो इसको हम कहेंगे अवसर लागत। समझे आप? सेकंड बेस्ट जो ऑप्शन होता है, जो दूसरा सर्वोत्तम विकल्प होता है, उसको हम दूसरा सर्वोत्तम विकल्प जो होता है उसको हम वैकल्पिक लागत या अवसर लागत कहते हैं। मान लीजिए एक श्रमिक है, वो एक जगह काम करता है, या कोई भी व्यक्ति है एक जगह काम करता है, वहाँ उसे 10,000 रुपये मिल रहे हैं वेतन के रूप में। ठीक है, अब 10,000 रुपये मिल रहे हैं और दूसरी जगह उसको दूसरा ऑप्शन है जहाँ उसको 9,000 रुपये मिल रहे हैं। तो यहाँ उसको कम से कम 9 तो मिलेंगे ही, तभी वो यहाँ काम करेगा, क्योंकि सेकंड बेस्ट ऑप्शन उसके पास 9,000 का है। तो ये उसकी अवसर लागत हो गई, ये दूसरा अवसर है जो उसको प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अवसर लागत को बहुत इम्पोर्टेंट मानते हैं, क्योंकि कोई भी एक साधन को एक पर्टिकुलर उत्पादन की प्रक्रिया में बने रहने के लिए जो कम से कम लागत का पेमेंट करना है हमको, या कम से कम जिसको पेमेंट होना चाहिए, वो उसकी अवसर लागत कहलाती है। ठीक है, फिर हम तीसरा कॉन्सेप्ट करते हैं मौद्रिक लागत का। मौद्रिक लागत जो कि साधनों को मुद्रा के रूप में पेमेंट होगा। जैसे मान लीजिए श्रम है तो उसको मजदूरी दी जाएगी, पूंजी है तो उसको ब्याज मिलेगा, भूमि है तो उसको लगान मिलेगा, इत्यादि इत्यादि। जो भी मुद्रा के रूप में पेमेंट होगा वो मौद्रिक लागत कहलाएगी। ठीक है, फिर हम कुछ समय के अनुसार लागतों का विवरण करते हैं। जैसे अल्पकालीन लागत,
मैंने आपको पहले भी जब हम प्रोडक्शन फंक्शन कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि अल्पकाल वो होता है जिसमें हम सारे साधनों को परिवर्तित नहीं कर सकते, यानी जो स्थिर साधन हैं उनको हम परिवर्तित नहीं कर सकते और सिर्फ परिवर्तनशील साधनों को ही परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो जब कुछ साधन जो स्थिर रखे जाते हैं तो इस प्रकार से हम इसको देखेंगे। मान लीजिए उत्पादन प्रोडक्शन है ना, 0 प्रोडक्शन, फिर 1 2 3 इस प्रकार से इकाइयों का प्रोडक्शन है। और जो स्थिर लागत है टोटल वो तो सेम बनी रहेगी क्योंकि हम स्थिर साधनों को परिवर्तित ही नहीं कर रहे, लेकिन हम औसत लागतों को लेकिन हम परिवर्तनशील साधनों को परिवर्तित करेंगे। तो मान लीजिए औसत लागत 10 रुपया है। ठीक है, तो अगर हम औसत लागत निकालें यहाँ पर TC अपॉन क्वांटिटी, तो क्या आ जाएगा, औसत लागत आ जाएगी फिक्स कॉस्ट की। तो ये 10 रुपया हो गई, 10/0 तो ये तो अनंत हो गई। फिर 10/1 है तो 10 हो गई, 10/2 है तो 5 हो गई, और ये 3.3 हो गई। इस प्रकार से है ना। तो औसत स्थिर लागत का अगर हम बनाएंगे डायग्राम तो इस तरह से ये नीचे जाता है। ठीक है, तो AFC का हमेशा डायग्राम नीचे गिरता हुआ होता है। इधर हम प्रोडक्शन ले लें, प्रोडक्शन ऑफ X वॉटेवर कोई भी, और इधर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, तो नीचे जाता है तुरंत, है ना। पहले 10 थी, फिर वो 5 आधा हो गया, है ना। इस प्रकार से ये नीचे गिरता जाता है। ये AFC हो गया, है ना। फिर अल्पकाल में हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट देखेंगे जो कि बदलती जाए, क्योंकि परिवर्तनशील साधन बदलेंगे, है ना। जब परिवर्तनशील साधन बदलेंगे तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एक डिफरेंट तरह से एक्ट करेगी। इसका मान लीजिए हम डायग्राम देखें कि ये उत्पादन की मात्रा, फिर टोटल फिक्स कॉस्ट, फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट, फिर शॉर्ट रन की टोटल कॉस्ट, फिर शॉर्ट रन की मार्जिनल कॉस्ट, फिर एवरेज फिक्स कॉस्ट, फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और शॉर्ट रन की एवरेज कॉस्ट। ठीक है, 0 पर मान लीजिए टोटल फिक्स कॉस्ट 100 रुपया है। कोई प्रोडक्शन नहीं होगा तो वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि परिवर्तनशील साधनों को हमने परिवर्तित ही नहीं किया, है ना, तो वो 0 हो जाएगी कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट 100 रुपया, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो है ही, है ना। और इस प्रकार से ये सारी, फिर 1 उत्पादन, 2 उत्पादन, 3 उत्पादन, 4 5 6 7 8, है ना। तो ये तो फिक्स कॉस्ट तो 100 ही रहने वाली है, क्योंकि फिक्स्ड साधनों को हम बदलेंगे ही नहीं, तो इनकी कोई कॉस्ट बदलेगी ही नहीं, स्थिर साधन स्थिर ही रहेंगे, है ना। टोटल वेरिएबल कॉस्ट को अगर हम देखें तो पहले मान लीजिए 30 50 65 77 97 132 247 332 और इस प्रकार से, है ना। अब टोटल गिरें तो इसको हम दोनों को जोड़ते जाएंगे, टोटल फिक्स कॉस्ट को और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को, दोनों को जोड़ते जाएं। इस प्रकार से निकालते जाएंगे हम टोटल मार्जिनल कॉस्ट, यानी हर अगले पर होने वाला परिवर्तन।
यहाँ से यहाँ हुआ परिवर्तन 30 का, फिर यहाँ से यहाँ हुआ 20 का, फिर यहाँ से यहाँ 15 का, और फिर ये 12, 20, 35, 50, 65। ठीक है। फिर इसी तरह से एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालेंगे, तो ये 100, 50, यानी कि हेयर इसमें यहाँ 100 का भाग 100 का 100 में 1 का भाग 100 में 2 का भाग 100 में 3 का भाग, इस प्रकार से हम इसको निकालते जाएंगे। चौदह 2/7, 12/2, इस प्रकार से। फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे, तो ये जो है इसमें TVC में Q का भाग दे देंगे, है ना। टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है 30 में 1 का भाग, 50 में 2 का भाग, 65 में, तो एवरेज आ जाएगा। ठीक है। तो ये 30, 25, 21, 2/3, 19, 1/4, 19, 2/5, 22, 26, 30, 7/8, इस प्रकार से। और हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट दोनों को जोड़ दें तो हमारी शॉर्ट रन की एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। निकालते जाएं इसको। इस प्रकार से हम शॉर्ट रन की सारी कॉस्ट निकाल सकते हैं। ठीक है। अब इनके जो डायग्राम्स बनेंगे मैं वो आपको अगले लेक्चर में बताऊंगी। इनको आप सबको देख लें, इतना जितना अभी कराया है उसको आप देख लीजिए, और फिर इनके जो डायग्राम बनेंगे वो हम उसकी बात हम अगले लेक्चर में करेंगे। इनको आप प्रॉपर देख लें। मैं थोड़ा सा डायग्राम्स आपको इंट्रोड्यूस कर देती हूँ कि आप अभी हमने एवरेज फिक्स कॉस्ट का बनाया था, तो आपने देखा होगा कि एवरेज फिक्स कॉस्ट का डायग्राम इस तरह से आ जाता है। ठीक है। और जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो हमेशा सीधी बनी रहती है, यानी जो फिक्स है, जैसे 100 रुपया थी तो वो 100 रुपया मान लीजिए थी, तो वो 100 रुपये ही बनी रहती है ना, चाहे कितना भी उत्पादन हो। इधर हम प्रोडक्शन ऑफ एक्स और इधर सारी कॉस्ट्स। और जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो हमेशा 0 से, क्योंकि 0 प्रोडक्शन पर वो 0 होती है। और टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट दोनों को मिला दें तो यहाँ से शुरू होगी 100 से, क्योंकि वो ये तो जुड़ी जाएगी ना उसमें, तो ये दोनों को मिल कर के ये टोटल कॉस्ट हुई। ठीक है। इस प्रकार से। और एवरेज कॉस्ट में हम अगले लेक्चर में आपसे इससे बात करेंगे। ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।